नमस्कार। आज हम किडनी की संरचना और फंक्शन को पढ़ेंगे। ये बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है। किडनी एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे एब्डोमिनल में लोअर साइड में स्थित होता है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होता है। दोनों किडनी का एक सेम प्लेस पे नहीं होती। जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की ओर होती है क्योंकि उस तरफ लीवर उपस्थित होता है। ये हमारे जो थोरेसिक 12 होता है और लंबर 3 के बीच में स्थित होता है। इसके जो स्ट्रक्चर होता है, बाहर की तरफ ये कॉन्वेक्स होता है और अंदर की तरफ ये कॉनकेव होता है। इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है, विड्थ जो 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है और जिसका वेट है वो वेरी करता है 150 140 और 150 के बीच में, डिपेंड करता है मेल फीमेल और वेट ऑफ द इंडिविजुअल। ब्लड रीनल आर्टरीज के थ्रू एंटर करता है और रीनल वेन्स के थ्रू ये बाहर निकाल दिया जाता है। इनमें ब्लड जो सप्लाई होती है वो हार्ट आउटपुट का 20 से 25% तक होता है। किडनी के द्वारा जो यूरिन फॉर्म होता है वो यूरेटर्स से ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ये एक डायग्राम है जिसमें किडनी की पोजीशन दिखाई गई है। किडनी और ये यूरेटर्स हैं जो इससे निकलने वाली एक ट्यूब है दोनों ओर से, और ये यहाँ ब्लैडर में आकर खुलती है और ये ब्लैडर यूरेटर्स में यूरेथ्रा में खुलता है। एनाटॉमी ऑफ किडनी में हम जब इसका एलएस काटते हैं तो इसमें जो एलएस में 3 भाग दिखाई देते हैं, कैप्सूल, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये सबसे बाहर वाला हिस्सा कैप्सूल है, इसका आवरण है। इसके अंदर की तरफ कॉर्टेक्स रीजन है और ये मेडुलरी रीजन है, और ये वाला पोर्शन इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हाइलम है। एक्सटर्नली जो किडनी है उसमें 3 लेयर पाई जाती हैं। सबसे बाहर की तरफ होती है रीनल फैसिका जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। सेकंड होती है पेरीरीनियल, ये एक फैट कैप्सूल होता है। और तीसरी है सबसे अंदर की तरफ रीनल कैप्सूल। कॉर्टेक्स एक रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है जो कि इमीडिएटली कैप्सूल के अंदर की तरफ होता है। इसमें रीनल कार्पोसेल्स और कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। मेडुला रीजन रीनियल पैरामिड्स से मिलकर बना होता है। इनके बीच में रीनियल कॉलम्स उपस्थित होते हैं। इनका जो नंबर्स होता है वो 8 से लेकर 18 तक होता है। इन पर रीनियल पैपिला उपस्थित होते हैं, जैसे कि ये इस तरह की संरचना होती है रीनियल पिरामिड्स। इनके बीच में ये कॉलम उपस्थित होते हैं और ये यहाँ पर रीनियल पैपिला उपस्थित होते हैं। ये रीनियल पिरामिड्स अंदर की तरफ धंस जाते हैं यहाँ पर और एक डिप्रेशन बनाते हैं जो कि माइनर कैलिक्स कहलाता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये पिरामिड्स हैं और ये इसके बीच में ये जो पोर्शन है इनको रीनियल कॉलम कहते हैं। ये है माइनर कैलिक्स और ये सब मिलके यहाँ पे मेजर कैलिक्स बना रहे हैं। ये पेल्विस हो गया। माइनर कैलिक्स मिलकर बनाते हैं मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्सेस सब मिलकर एक फ्यूनस शेप संरचना बनाते हैं जिसे कि रीनियल पेल्विस कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में और भी अच्छे से दिखाया गया, लेबल भी किया गया है। ये मेजर कैलिक्स हो गया, ये माइनर कैलिक्स हो गया, ठीक है। ये कैप्सूल दिखा रहे हैं और ये नेफ्रॉन दिखाया हुआ है इसमें। ये पेल्विस वाला रीजन, अब इसमें ये देखिए ये ब्लू कलर की है रीनल वेन, और ये आर्टरीज इसमें प्रवेश करती है और वेन इसमें से ब्लड को लेकर जाती है। द सेंटर ऑफ द माइनर कॉनकैविटी इज मार्क्ड एज द हीलियम of the kidney where the renal arteries enters and renal veins और यूरेथ्रा leaves the kidney, ठीक है। ये एक पोर्शन है इसके यहाँ से जहाँ पे कि बीच में ग्रूव होता है और यहाँ से इसको हीलियम कहते हैं। यहाँ से आर्टरीज तो अंदर प्रवेश करती हैं और वेन्स और यूरेटर्स इसमें से बाहर निकलते हैं। ब्लड सप्लाई जैसे कि अभी बताया रीनल आर्टरीज के थ्रू वो उसमें प्रवेश करती है और ये बहुत से भागों में विभक्त हो जाती है और लास्टली ये ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है और यहाँ से ये इकट्ठी होकर इफरेंट आर्ट्रियोल्स का फॉर्मेशन करती हैं।
आर्टरीज, वेन, ये सब जो एक प्लेस होता है रीनियल हाइलम, उसमें से ही प्रवेश करती है और उसी प्लेस से ये बाहर निकाली जाती हैं। अब जितनी भी रीनियल जो ब्लड सप्लाई होती हैं वो जैसे कि रीनियल आर्टरी में प्रवेश किया तो वो एरोटा वाले भाग से एंटर करती हैं और सारी की सारी जुड़ के वीना केव में प्रवेश करती हैं। जो भी कैपिलरीज किसी के चारों तरफ इस तरह का आवरण बनाती है या ट्यूबुलर संरचना बनाती है उसको वैसा रेक्टम कहते हैं। जो ब्लड वेसल्स होती है वेनस सिस्टम में प्रोग्रेसिवली फॉर्म द इंटरलोब्युलर वेन, एक्यूरेट वेन एंड इंट्रालोब्युलर वेन। जो वेन या रीनल वेन किडनी और किडनी को छोड़ती है वहाँ से वो, और जबकि आर्टरीज जो होती है उसमें प्रवेश करती हैं। ये नेक्स्ट जो चित्र है उसमें हम अलग अलग जो ब्लड की सप्लाई है वो देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा जाल बना रखा है ब्लड का। फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किडनी के, क्योंकि ये होम्योस्टेसिस का काम करता है। हमारे पूरी जो बॉडी है उसको स्थिर बनाए रखता है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ठीक बनाए रखने की में हेल्प रखता है। मतलब ये एक ऐसा है कि बॉडी में अगर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस होगा तो सब चीज़ ठीक रहेंगी, उसका इन्वायरमेंट है वो कंफर्टेबल रहेगा। ये एक टेबुलर फॉर्म में है, उसके ये याद कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट है किडनी का के द्वारा रीएब्जॉर्प्शन। अब जब आपने नेफ्रॉन का पढ़ा होगा पहले छोटी क्लासेस में 11th-12th में, तो आपने पढ़ा होगा कि जो नेफ्रॉन है उनके द्वारा इन पदार्थों को भी एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। एक्सक्रीट आउट मतलब ग्लोमेरुलस फिल्टर में से निकल जाते हैं, क्योंकि इनका जो अमाप होता है वो छोटा होता है। अब पर किडनी के जो बाकी के भाग होते हैं उनके द्वारा वापस से इसको वहाँ से ब्लड द्वारा इसको रीअब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है। जैसे कि ये ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड, बाइकार्बोनेट, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको रीअब्जॉर्ब करना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी किडनी द्वारा ऐसा नहीं होता है तो किडनी फेलियर वाला सिचुएशन हो जाती है। बॉडी की पीएच को मेंटेन करने में किडनी का बहुत बड़ा रोल है। अगर किडनी की जो पीएच है वो मेंटेन नहीं रही, ये पीएच बॉडी की ये होती है 7.38 से 7.4। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप जानते हैं कि एंजाइम और हार्मोन, बेसिकली जो एंजाइम होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पीएच पे काम करते हैं। अगर ये इनमें ज़रा भी ऊपर नीचे हुआ, एसिडिक या बेसिक हुआ तो काम नहीं करेंगे। अब वो कैसे करता है किडनी के द्वारा मेंटेन ऑफ पीएच? ये बाइकार्बोनेट को या तो यूरिन से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है या फिर इसको रीजनरेट किया जाता है या इसका फॉर्मेशन किया जाता है। बाइकार्बोनेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन एसिडिक को बढ़ाते हैं, मतलब अम्लता को बढ़ाते हैं, इसलिए इनको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है या फिर कुछ और आयन से जिनको कि वापस से ले लिया जाता है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट है ऑस्मोलैरिटी, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के बैलेंस को ऑस्मोलैरिटी कहते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हुआ, डिहाइड्रेशन हुआ, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे कि अगर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई है तो हाइपोथैलेमस को ये स्टिमुलेशन मिलता है कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है। उसके द्वारा पिट्यूटरी को एक मैसेज किया जाता है और मैसेज के थ्रू यहाँ पे एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। ये एडीएच क्या करता है, कुछ चेंजेस किए जाते हैं इस एडीएच के द्वारा। ये यूरिन को कंसनट्रेटेड करता है, इसका मतलब यूरिन में से पानी की जो मात्रा है उसको वापस से बॉडी में रिटेन करता है या वापस ले लेता है। दूसरा है ये कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उसमें कुछ पोर्शन को रीओपन कर देता है, जिससे कि वो अलाउ करती है वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में। नेक्स्ट है वाटर, ये रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनी के द्वारा ब्लड का जो प्रेशर है उसको भी कंट्रोल किया जाता है या मैनेज किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति में
ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो वो एक वैसोकॉन्ट्रैक्टर एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, हार्मोन की तरह भी काम करता है ये एंजियोटेंसिन सेकेंड। इसको सिक्रेट करने के बाद जो ब्लड वेसल्स होती है वो संकुचित हो जाती है, जिसके कारण ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। एक और काम किया जाता है इसके द्वारा कि वो एब्जॉर्प्शन करता है सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट का। नेक्स्ट है दिस इफेक्टिवली इंक्रीज द साइज ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कंपार्टमेंट एंड राइज द ब्लड प्रेशर। ये जो भी काम हुआ है इससे कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है उसकी कंसनट्रेशन वो बढ़ जाती है और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। कुछ कुछ पदार्थ जो कि हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ा देता है, एक नॉर्मल रेंज में होना चाहिए, अगर वो बढ़ भी जाता है तो ये नुकसानदायक होता है बहुत किडनी के लिए, क्योंकि उससे डैमेज हो जाती है किडनी। अब जैसे ये एक्सेसिव अगर अल्कोहल पी जाती है, स्मोकिंग की जाती है, मोटापा, ये सब ब्लड के प्रेशर को बहुत बढ़ाते हैं और किडनी के लिए हार्मफुल रहते हैं। कुछ कंपोनेंट का ये फॉर्मेशन भी करते हैं जैसे कि इरेथ्रोपोइटिन रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन में का काम करती है और इनका फॉर्मेशन किडनी की कुछ कोशिकाओं के द्वारा होता है। इसी तरह से रेनिन का फॉर्मेशन भी किडनी में होता है जो कि निम्न प्रकार के कार्य करती हैं। लास्ट कैल्सिट्रॉल, ये एक हार्मोनल एक्टिविटी के द्वारा विटामिन डी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये विटामिन डी वैसे भी बहुत आवश्यक है, आपने सुना होगा विटामिन डी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है और विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और फॉस्फेट का रीअब्जॉर्प्शन भी किडनी के द्वारा हो जाता है। थैंक यू।